क्या रियल एस्टेट सबसे सेफ असेट क्लास है? या दूसरे शब्दों में, क्या रियल एस्टेट कंप्लीटली इंस्यूलेटेड अगेंस्ट लॉस है, जहां आपको कभी लॉस हो ही नहीं सकता? अब देखिए, ये रियल एस्टेट स्टेक होल्डर्स की इन्फ्लुएंस पेडलिंग कहें या एक कल्चरल थॉट प्रोसेस इंडिया में कहें कि मिडिल क्लास इंडियंस का शुरू से यह मानना रहा था कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पे लॉसेस नहीं होते हैं। रियल एस्टेट को हाल के दिनों में काफी ओवर सेलिंग हुई है, इसी प्रॉमिस के साथ कि अनलाइक स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये एक ऐसा असेट क्लास है जो फिजिकल असेट है, जिसको कि आप कभी जहां लॉस नहीं उठा सकते हैं। उससे भी बड़ी जो एक थॉट प्रोसेस इंडियंस के मन में है कि रियल एस्टेट जो है वो बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है। अब पिछले कुछ सालों में एक रियल एस्टेट का बुलिश साइकिल जो था उसको एक एम्पेरिकल एविडेंस के तौर पे दिखाया जाता है। कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट किसी भी असेट क्लास से ज्यादा बेटर रिटर्न देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट कभी भी बेस्ट रिटर्न नहीं देता है। हाल के दिनों में रियल एस्टेट के नाम पे जो आप अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, उसमें अगर आप डेप्रिसिएशन फैक्टर को ले लें तो रियल एस्टेट कभी भी आपको बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं देता है। चलिए, अगर आपने ये मान लिया कि रियल एस्टेट बेस्ट आरओआई नहीं देता है, तो फिर आपको ये कह के रियल एस्टेट बेचा जाएगा कि ये एक सेफ्टी नेट है। मार्केट क्रैश हो सकता है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है, म्यूचुअल फंड में आपके सारे पैसे डूब सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट चूंकि एक फिजिकल असेट है, गोल्ड की तरह, यहां आपके पैसे पूरी तरह नहीं डूब सकते। जनरेशन वाइज इंडिया में यह माना गया है कि रियल एस्टेट एक ऐसा फिजिकल असेट है जिसको कि गोल्ड की तरह आप कभी लॉस नहीं उठाएंगे। बट ये जो एज ओल्ड विजडम है कि रियल एस्टेट और गोल्ड बेस्ट असेट क्लास है, ये तब के लिए सही था जब रियल एस्टेट का मतलब, प्रॉपर्टी का मतलब लैंडेड प्रॉपर्टी होती थी। फाइनेंशियल असेट के नाम पे उस समय आपके पास या तो बैंक फिक्स डिपॉजिट था या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट था। लेकिन चलिए, हम उससे भी कंपैरिजन करके अगर देखते हैं तो रियल एस्टेट क्या फिक्स्ड डिपॉजिट और एनएससी से बेटर रिटर्न दे रहा था जिन दिनों यही सब प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल थे? नहीं। सच तो यह है कि हम उस दौर की बात कर रहे हैं जिस दौर में एफडी और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 13.5-14% का इंटरेस्ट दे रहा था। 90s में, अर्ली 90s में जो बैंक का इंटरेस्ट रेट था वो 14 से 18% तक था। उससे भी पहले अगर जाएं, 1980s में नेशनलाइज्ड बैंक्स के जो विज्ञापन होते थे वो ये होते थे कि आप 5 साल में अपना पैसा डबल कर लें या 4.5 साल में अपना पैसा डबल कर लें। क्या रियल एस्टेट में उस रेट से रिटर्न मिल रहा था उस समय? 1998 के बाद से रियल एस्टेट बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो बिलो 10% आया और वहीं से यह समझाया जाने लगा कि अब देखो रियल एस्टेट जो बेस्ट आरओआई के लिए है। लेकिन रियल एस्टेट हिस्टोरिकली लेस वॉलेटाइल की बात मैं मान सकता हूं, थोड़ा लेस वॉलेटाइल था, लेकिन बेस्ट आरओआई रियल एस्टेट ने हिस्टोरिकली कभी नहीं दिया है। बात रिस्क पे करते हैं, रिस्क प्रोफाइल पे करते हैं। चलिए, आपको बेस्ट आरओआई नहीं दे रहा है लेकिन एक सेफ्टी नेट है, जीरो चांस ऑफ लॉस है। अगर ऐसा होता तो सारे लोग अपना पैसा रियल एस्टेट में पार्क करते। ये जो एक माइंडसेट है कि यू कांट लूज मनी विथ प्रॉपर्टी, ये मिसप्लेस्ड परसेप्शन है। जाकर किसी ऐसे इंसान से पूछिए जिसने लवासा प्रोजेक्ट में घर खरीदा हो और आपको समझ में आ जाएगा कि रियल एस्टेट में पैसा डालने के बाद आज वो कहां खड़ा है। मैं कुछ ऐसे सिनेरियोज की बात करने जा रहा हूं जहां पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपको लॉस दे सकता है।
रिस्क नंबर 1, जब बिल्डर डिफॉल्ट कर जाता है। अब आप मुझसे ये नहीं कहिएगा कि रेरा एक गारंटी है कि बिल्डर डिफॉल्ट नहीं करेगा। हम सब जानते हैं कि हमारे लीगल फ्रेमवर्क में रेरा प्रिवेंटिव मैकेनिज्म का काम नहीं कर रहा है। तो रिस्क नंबर 1, जब बिल्डर डिफॉल्ट कर जाता है। रिस्क नंबर 2, जब प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। एनसीएलटी भी पिक्चर में आने के बाद अगर प्रॉपर्टी 5 साल 7 साल डिले हो गई तो आपका जो आरओआई है वो तो इन्फ्लेशन से भी कम चला गया। तो अगर आपको इन्फ्लेशन से कम रेट का रिटर्न मिल रहा है तो आप तो एक लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन में बैठे हैं। रिस्क नंबर 3, अगर प्रोजेक्ट डिलीवर ही नहीं हुआ। अब आप कहेंगे रेरा है, एनसीएलटी है, नहीं। अगर प्रोजेक्ट कैश पॉजिटिव नहीं है तो कोई भी एनसीएलटी को या स्वामी फंड को आने के लिए प्रोजेक्ट का कैश पॉजिटिव होना जरूरी है। से फॉर एग्जांपल, अगर 100 करोड़ के प्रोजेक्ट में बिल्डर बायर के रिसीवेबल अब सिर्फ 20 करोड़ आने हैं, 80 करोड़ बिल्डर लेकर भाग चुका है और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 50 करोड़ का एक्सपेंस आ रहा है, तो वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता है। रिस्क नंबर 4, जब आपके प्रोजेक्ट में कुछ इनहेरेंट फ्लॉज हैं जिस वजह से आपको एप्रिसिएशन नहीं हो रहा है या बगल के दूसरे प्रोजेक्ट के मुकाबले लेसर एप्रिसिएशन हो रहा है जो कि आपके इन्फ्लेशन के रेट से भी कम है। डेप्रिसिएशन फैक्टर वहां पे आ सकता है। जब डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी का होने लगे तो फिर लॉन्ग टर्म होल्डिंग का क्लॉज भी खत्म हो जाता है। रिस्क नंबर 5, इंटरेस्ट रिस्क। आपने बैंक से बोरो किया है, इंटरेस्ट रेट कभी भी ऊपर जा सकता है और एक 20 साल के या 15 साल के लॉन्ग टर्म ईएमआई सेटलमेंट में एक ऐसे सिनेरियो में आपका आरओआई बहुत कम होगा, इन्फ्लेशन से भी कम होगा। रिस्क नंबर 6, जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी है अगर आपको डिस्ट्रेस में एग्जिट करना पड़े। यह वैसा ही है जैसे आपको फाइनेंशियल मार्केट में एग्जिट करने पर लॉस भी हो सकता है। मार्केट उस समय डाउन साइकिल में हो सकता है, यही बात रियल एस्टेट के साथ है। उसके ऊपर एडिशनल रिस्क यह है कि अगर डेवलपर्स ने आर्बिट्ररी डिमांड्स रख दिए, एग्जिट पेनाल्टी का क्लॉज ला दिया या ट्रांसफर चार्ज आपसे मांगना शुरू कर दिया, आप बहुत हेवी लॉस में आ सकते हैं। रिस्क नंबर 7, अगर आपने रेंटल रिटर्न के लिए इन्वेस्ट किया है और आपकी प्रॉपर्टी लंबे समय तक अनऑक्युपाइड रह जाती है, कोई टेनेंट नहीं मिलता है, तो अगर टेनेंट मिलता है और वो आपका रेंट पेमेंट नहीं कर रहा है, प्रॉपर्टी डैमेज कर रहा है और लिटिगेशन में आपको जाना पड़ता है, तो आपके लॉसेस हो सकते हैं। रिस्क नंबर 8, अगर आपने एक प्लॉट खरीदा है, कल को उस पर टाइटल क्लेम्स आ गए या इलीगल एनक्रोचमेंट हो गया, यह भी आपके इन्वेस्टमेंट पे एक थ्रेट है। रिस्क नंबर 9, चलिए सारे रिस्क फैक्टर नहीं है, आपने प्रॉपर्टी खरीदा, एप्रिशिएशन भी हुआ, लेकिन एलटीसीजी बेनिफिट्स के में एलटीसीजी में इंडेक्सेशन बेनिफिट हटाने के बाद टैक्सेशन का एक रिस्क है, एक फ्यूचर टैक्सेशन का वरी भी है, कल को कोई रेगुलेशन चेंज हो और फर्दर टैक्स रेट हाई हो जाए। सो इतने सारे क्रिटिकल फैक्टर्स जब प्ले इन हो रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए किसी भी फाइनेंशियल असेट की तरह रियल एस्टेट में भी लॉसेज हो सकते हैं। आपको पैसे का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर आप देखते हैं तो आपको यह समझना होगा कि रियल एस्टेट बेस्ट असेट क्लास इन टर्म्स ऑफ रिटर्न और सेफ्टी नहीं है। जब आप रियल एस्टेट रिटर्न की बात करते हैं तो आपका कैलकुलेशन आपको 2 लेवल पर करना होता है, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन एडजस्टेड एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ बोरोइंग कॉस्ट एडजस्टेड। इन्फ्लेशन के मुकाबले रिटर्न ज्यादा होने की जरूरत है। दूसरा, बोरोइंग कॉस्ट आपका जो है, सपोज आपने 8.5% 9% में बोरो किया है, अगर प्रॉपर्टी डबल डिजिट में ग्रो नहीं कर रही है तो फिर आपके लिए लॉस का सौदा है। ये प्रॉब्लम ये है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स, रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स जब आपको रियल एस्टेट के एडवांटेज बताते हैं वो एब्सोल्यूट रिटर्न बताते हैं,
उसको सुनकर तो किसी के भी मुंह में पानी आएगा कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, देखो 10 साल में 2 करोड़ की हो गई। आपको सुनकर लगेगा अच्छा 10 साल में हमने पैसा डबल किया। लेकिन जब आप कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालेंगे तो आपका CAGR रिटर्न जो है 7.2% है, ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन के बराबर, जबकि पैसा आपने उससे ज्यादा हाई रेट पे बोरो कर रखा है। जो हमारे पास इंपेरिकल एविडेंस है 2000 के .com बबल बर्स्ट से लेकर 2008 के लेहमन क्राइसिस तक, ये सब एक बात बताता है कि रियल एस्टेट में भी लॉसेज हो सकते हैं। और रियल एस्टेट आपको एक चेन में बांध देता है लंबे समय के लिए, अगर आप लॉसेज कट करना चाहते हैं। सच तो ये है कि रियल एस्टेट रिस्क इंसुलेटेड है, जीरो रिस्क है, सिर्फ बिल्डर्स और बैंक्स के लिए, होम बायर्स के लिए नहीं है। जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें तो आप अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बिल्कुल कर लें कि दूसरे असेट क्लास के मुकाबले कॉस्ट बेनिफिट आपका क्या है।